मंचस्थ विद्वजन और उपस्थित सभी मनीषीगण, मैं जानता हूँ कि कालचक्र इतनी तेजी के साथ घूम रहा है, बहुत समय हो गया और आदरणीय जिलाधिकारी महोदया का इतना समय हम उनके महत्व को समझते हैं। इटावा हमारे अध्ययन का नहीं, आराधना का विषय भी रहा है। पिछले 3 दशक में हमने केवल एक ही काम किया है कि इटावा को ढूंढने में, इटावा को खोजने में, इटावा के वैशिष्ट्य को तलाशने में अपनी क्षमता और ऊर्जा का प्रयोग किया है। इटावा जितनी बातें प्राचार्य जी कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनको स्पर्श न करूं, लेकिन इटावा वास्तव में इष्ट की साधना का केंद्र था। इसे लोग इष्टिकापुरी कहते थे। यहाँ एक पूर्विया टोला है जिसमें एक मोहल्ला है पजावा। कहा जाता है कि पजावा का अर्थ है ईंट का भट्टा। इटावा में यद्यपि वेदियों के लिए क्योंकि ईंटों का निर्माण होता था, ईंट का अवा होने के कारण इसे ईंट अवा से ये धीरे धीरे इटावा हुआ है। इसका पौराणिक महत्व भी है। महाभारत काल में बकासुर का वध यहाँ हुआ। फिर पाठी जी से जहाँ प्राचार्य हैं बकीवर में, यहाँ पर पांडवों का एक अज्ञातवास भी हुआ। एक चक्र नगरी थी जिसे आज चक्र नगर कहते हैं। यहाँ देवासुर संग्राम में काली का आवाहन हुआ, जिसे बहुत लोग लिखते हैं काली की बहा गिरी। वो काली की बहा या काली का आवाहन वाला एक सिद्धपीठ काली वहां मंदिर है। इटावा कई मामले में बोलियों का वास्तव में जंक्शन है। यहाँ का एक मोहल्ला ऐसा है जो पिछले 800 साल से अपनी बोली को सुरक्षित रखे हुए हैं। वहां आज भी घरों में बोली अवधी बोली जाती है। ये अवधी, ब्रज, बुंदेली, इसका अद्भुत संगम है। इटावा को जानने के लिए हम सबको वास्तव में एक बड़े बौद्धिक प्राणायाम की जरूरत है। यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की बात ये कर रहे थे प्राचार्य जी। उस समय एलन एक्टोवन ह्यूम ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को निर्दयता के साथ कुचलने का काम किया था। और एक स्थिति वो आई कि राजा निरंजन सिंह जुदेव, जो भरे राजद के थे चक्र नगर के, उनके प्रहार के कारण इटावा के जिलाधिकारी को कुर्ता पहन के भागना पड़ा था। लेकिन इटावा वह भूमि है जो हृदय का परिवर्तन कराती है। 1861 में आते आते जब दोबारा राजा लक्ष्मण सिंह इटावा के अपर जिला मजिस्ट्रेट हुए और एलन एक्टोवन यहाँ के कलेक्टर हुए, तो उन्होंने इटावा में पहला विद्यालय जहां पर एबीसी की पढ़ाई गई, वह ह्यूम्स स्कूल की स्थापना की। ह्यूम्स ने जो 4-5 नाम के आकार की बिल्डिंग है, वो दरअसल राजा लक्ष्मण सिंह की बनाई गई थी। जब जिस जमाने में अंग्रेजों की पुलिस का एक सिपाही किसी के दरवाजे से निकल जाए तो दरवाजा बंद हो जाता था, उस युग में एलन एक्टोवन इटावा का कलेक्टर, जो आज की स्थिति में भी कोई कलेक्टर सामान्य रूप से किसी अध्यापक के घर नहीं जाता, संस्कृत के अध्यापकों के घर गया और उसने कहा कि हम चाहते हैं कि आप ह्यूम्स स्कूल में आके संस्कृत पढ़ाएं। कई लोगों ने मना किया, तो उन्होंने कहा हम आपको वेतन नहीं दे सकते, ना हम आपको कोई किसी प्रकार का पारितोषिक दे रहे हैं, आप इटावा के बच्चों के एक स्थान पर ज्यादा पढ़ा सकें इसलिए आ जाएं। और राजा लक्ष्मण सिंह लिखते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन 1 साल की वेतन के बराबर की मुद्राएं पीले कपड़े में बांधकर राजा लक्ष्मण सिंह ने घुटने के बल बैठकर अध्यापकों को प्रदान की। ऐसे इटावा में एक बड़ा शैक्षिक क्रांति। ये वह स्थान है जहां कभी बंकिम बाबू ने अपनी बीमारी के दिनों में इटावा का पानी बताया गया। इटावा का पानी एक औषधि था। जब आनंद मठ लिख रहे थे, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी कई बार हमसे कहते हुए कि उस आनंद मठ की भूमिका कहीं हिंदी में ले आओ। कहीं उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, कभी गए होंगे कलकत्ता, तो उन्होंने पाया कि इटावा में उन्होंने आनंद मठ लिखने से पहले अपनी बीमारी के दिन काटे थे। लेकिन वह उनका भी यहाँ पर एक विद्यापीठ थी, सरस्वती विद्यापीठ, जहाँ कश्मीरी लोग यहाँ पढ़ने आते थे और ये अध्ययन का केंद्र था। 1932 में हिंदुस्तान का पहला इटावा एजुकेशनल सर्वे ऑफ इटावा छपा, जो किसी भी जिले की एजुकेशनल सर्वे में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। और उसे लिखने वाले बाद में पद्म भूषण हुए ऋषि नारायण चतुर्वेदी थे। ये 1932 में छपा। इटावा अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है। यहाँ पर जब आजादी के बाद पंचवर्षीय योजना बनी, तो पंचवर्षीय योजनाओं की प्रयोगशाला इटावा था और पहला पायलट प्लान महिमा में बना। यहाँ उद्योग और व्यापार की दृष्टि से भी इटावा बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसलिए भी
अरेईपुर, यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, निवाड़ी के दीक्षित जी बैठे हैं, अरेईपुर के जूते जो है पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध हुए। इटावा का घी का कारोबार बड़ा प्रसिद्ध था आजादी के आंदोलन में। भारत में ही नहीं, दुनिया के किसी भी आजादी के आंदोलन में अगर कविता के लिए जेल जाने वाला कोई पहला कवि था तो वह छैल बिहारी दीक्षित कंटक थे, जो बाद में कानपुर के मेयर बने, वो इटावा के थे, पहली बार में जेल जाना था। दुनिया की किसी भी साहित्य में कविता के लिए प्राण देने वाले की अगर कई कहानी मिलती है तो मुगलकालीन कवि गंग की मिलती है, जिन्हें हाथी के पैर से कुचलवा दिया गया। ये किंवदंती है कि हम गंग में काम कर रहे थे तो हमने लिखा है कि प्रमाणित नहीं है कि गंग का लिखा हुआ है, किसी बात के उत्तरवर्ती कवि का है, लेकिन किसी कवि ने उनसे पूछा कि अब आपको हाथी कुचलने आ रहा है, कोई न्यायालय नहीं था, यहाँ कोई अपील होती है, तो गंग ने कल्पना की, और कल्पना की उन्होंने कहा सब देवन को दरबार चिड़ो तहाँ पिंगल छंद सुनाए के गायो, काबू ते अर्थ कहो न गयो तुम नारद एक प्रसंग चलायो, मत लोक में है न एक मुनि कवि गंग को नाम सभा में सुनायो, चाह वही परमेश्वर की तब गंग को ले गए पठायो। ये कल्पना थी, ये इटावा का सेवक था। वीरकालीन कवि देव, हिंदी साहित्य में मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, पिछले 30-35 साल से साहित्य के आनंद में बुहारी कर रहा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि हिंदी में अगर प्रयाग और काशी के बाद सर्वाधिक अगर कोई साहित्य मनीषी किसी जनपद में दिए हैं तो हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि इटावा ने दिए। आप सोचिए अगर रीतिकाल हिंदी का 100 युग है, रीतिकाल से अगर देव हटा दिए जाए तो रीतिकाल विपन्न हो जाएगा, कि देव की जन्मभूमि इटावा है। आधुनिक हिंदी गद्य लेखन में अगर पुराने 4 पुस्तक खंडों की चर्चा करेंगे तो बाबू गुलाब राय की चर्चा करेंगे। बाबू गुलाब राय आदरणीय दीक्षित जी आगरा से आए हैं, आगरा उनकी कर्मस्थली रहा, लेकिन उन्होंने जन्म देने का गौरव हमारी भूमि को प्राप्त। अगर हिंदी एकांकी परंपरा में, हिंदी नाट्य परंपरा में अगर उदय शंकर भट्ट को माइनस कर दिया जाए तो एकांकी साहित्य विपन्न हो जाएगा। उदय शंकर भट्ट भी इटावा में पैदा हुए। आप सोचिए राजा लक्ष्मण सिंह ने कितना बड़ा काम किया। उन्होंने पहला हिंदी में पीनल कोड बनाया। जब इटावा से गए तो आईपीसी का पहला हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने 1863 में तब किया जब वो बुलंदशहर के उप जिलाधिकारी थे, वहां जब एसडीएम थे, तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। एक नहीं अनेक रघुवंश का पहला अनुवाद जो है इटावा में छपा। हमने उसकी कॉपी निकलवाने की कोशिश की, एक छायाप्रति हमें मिल गई जिस समय हम राजा लक्ष्मण सिंह पर काम कर रहे थे, और आदरणीय डॉक्टर विष्णुनाथ शास्त्री जो हमारी एक पुस्तक पर भूमिका लिख रहे थे, तो उन्होंने कई बार हमसे कहा कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और पता नहीं हिंदी के लोग इस बात को क्यों नहीं जान पाए। राजा लक्ष्मण सिंह के बारे में बहुत लोगों ने काम किया। राजा लक्ष्मण सिंह को केवल सतही तौर पर लोग सिर्फ 50 सितारे हिंदी के साथ जोड़ते रहे, लेकिन इटावा में नहीं, हिंदी में पहली बार काम करने का गौरव हमें मिला। वह राजा लक्ष्मण सिंह पर केंद्रित था, जिसकी भूमिका तत्कालीन राज्यपाल आदरणीय विश्वनाथ शास्त्री जी ने की। अगर आप आधुनिक हिंदी साहित्य में कविता को देख लें तो इटावा में आज हम कह सकते हैं कि उर्दू शायरी के सबसे बड़े हस्ताक्षर पशी भद्र साहब हैं, उनके अध्ययन स्थली इटावा है। गोपाल दास नीरज हिंदी गीत परंपरा के ऋषि पुरुष। अगर राजेश टंडन और महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी में सर्वाधिक काम किसी व्यक्ति ने किया तो पद्म भूषण श्री नारायण चतुर्वेदी ने किया। वे 20 साल से अधिक द्विवेदी जी के बाद सबसे बड़ा कालखंड सरस्वती के संपादन का उनका रहा है। एक नहीं, ऐसे अनेक नाम हैं, अनेक बातें हैं हिंदी में आज जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इटावा की गरिमा को बहुत बढ़ाया है। इटावा सांस्कृतिक दृष्टि से समन्वय की भूमि है। ये हिंदी उर्दू दोनों के समन्वय के साथ चली, ये सामाजिक संबंधों के समन्वय की भूमि है। इससे अधिक सामाजिक सौहार्द का कोई दूसरा उदाहरण अगर आपको दुनिया में मिल जाए, लखनऊ के कालिका देवी मंदिर में, जहाँ अंदर आज भी एक दलित पुजारी होने की परंपरा है। इस देश में तमाम लोगों ने तमाम बातें की, लेकिन ये इटावा का इतिहास है कि आज लगभग 200 वर्ष से लखनऊ के कालिका देवी मंदिर का पुजारी दलित होता है। अगर यहाँ केवल के लोग बैठे हैं, वे सब इस बात की पुष्टि करेंगे। ये परंपरा हमारी परंपरा थी। इटावा सौहार्द की भूमि है, इटावा समन्वय की भूमि है, इटावा समरसता की भूमि है। हम जिले में आके आकार में भले ही कुछ छोटे हो गए हों, भले ही हमारा एक जिले का एक आकार 4 तहसीलें में, एक तहसील में 4 तहसीलें बन गई हों, लेकिन इटावा का अपना वैशिष्ट रहा है। आजादी के आंदोलन में यहाँ के एक कवि आदरणीय बल्लभ जी का स्मरण किया जाना चाहिए। जिस समय स्वतंत्रता के आंदोलन में प्रभात फेरियां निकला करती थी
तो वहाँ एक गीत गाया जाता था, स्वतंत्रता का मूल प्राण है, देखें कौन चुकाता है, देखें कौन सुमन सैया रच कंटक पथ अपनाता है। शिवपाल सिंह शिशु ने लिखा 1942 के आंदोलन में, हम खूब हमारे अश्रुसुंद में तैरा ये जलियान हमारा छोड़ो हिंदुस्तान। ये हमारी परंपरा रही है। ये हमने निश्चित रूप से व्यवस्था के साथ इटावा पुरस्कार की भूमि भी रही है और पुरस्कार की भूमि भी रही है। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय यहाँ मौजूद है। दुनिया में किसी भी जिले ने अपने जिलाधिकारियों को इतना सम्मान कभी नहीं दिया जितना इटावा ने दिया। 1948 में इटावा में जिलाधिकारी हुआ करते थे विनोद शर्मा। नुमाइश में उन्होंने एक बाजार का उद्घाटन किया, हमने उसका नाम विनोद बाजार रख दिया। 1964 में इटावा में जिलाधिकारी हुआ करते थे मनोहर सुब्रमण्यम। उस समय अधिकारियों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने एक आवास बनाया, एक छोटी सी कॉलोनी बनवाई। इटावा के उदार बना लोगों ने उसका नाम रख दिया मनोहर कॉलोनी। 1967 में इटावा में जिलाधिकारी हुआ करते थे अरविंद वर्मा। उन्होंने औरंगाबाद चौराहे से रेलवे स्टेशन के बीच में एक छोटी सी पुलिया का उद्घाटन किया। इटावा के लोगों ने उसका नाम रख दिया अरविंद पुल। यह जिलाधिकारियों को इतना मान सम्मान देने वाला भी कोई दूसरा जनपद आपके पूरे देश में। यह हमारी विशिष्टता। इटावा भाषा, बोली, संस्कारों में कुछ संस्कार हैं जो हमारे अपने विशिष्ट हैं। इटावा की बोली अलग से पाई जाती है। इटावा के प्लेटफॉर्म पर आते आते हमारी बोली बदल जाती है। हम जो है वो हमारी क्षेत्र जो देशज भाषा है वो हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। और हिंदी में जिस दिन हमारी बोली कमजोर हो जाएगी उस दिन हिंदी समृद्ध होने से रुक जाएगी। सबसे बड़ी जरूरत है हमें अपने बोलियों के संरक्षण की। जब तक क्षेत्रीय बोलियां ताकतवर हैं तब तक हिंदी ताकतवर है। बहुत सी बातें हैं, इटावा के देवालय, इटावा के विद्यालय, इटावा की शैक्षिक परिवेश, यहाँ के राजनीतिक क्षितिज। यहाँ श्रीमन अग्रवाल इटावा में पढ़ के गुजरात के राज्यपाल बनते हैं। यही इटावा है जहाँ एक नहीं दो मुख्यमंत्री देती है। इटावा केंद्रीय मंत्री प्रदान करती है। इटावा ने न जाने कितने लोगों को जन्म दिया, कितने लोगों से काम कराया। इतिहास इस बात का साक्षी है। आज भी हम सब इटावा के बहुत सी चीजों, लाइन सफाई की चर्चा की इन्होंने, पीजीआई की चर्चा की। इस शहर को वास्तव में हम भी प्रार्थना करते हैं कि इस नगर में विश्वविद्यालय की बड़ी आवश्यकता है। हो सकता है कि यहाँ इतने लोग विश्वविद्यालय के बैठे हैं, शायद कोई चीज ऐसी निकल आए कि इटावा विश्वविद्यालय भी बने। इटावा में वास्तव में बहुत संभावनाओं वाला जनपद है। हमारी नुमाइश हमारी सांस्कृतिक चेतना की अग्रदूत है। आप सोचिए ऐसा कोई लोक उत्सव नहीं होता होगा जहाँ एक महीने में हर वर्ग के एक आदमी के लिए एक दिन है मंच का। हम विकलांगों के लिए एक दिन देते हैं, हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक दिन देते हैं, हम पेंशनरों के लिए एक दिन देते हैं, हम कलाकारों के लिए एक दिन देते हैं। बहुत सी बातें हैं। मुझे अनुमान है आदरणीय जिलाधिकारी महोदय की व्यस्तता का, मुझे विषय प्रवर्तन के लिए कहा गया। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में इस भावभूमि पर मुझसे अच्छा विषय प्रवर्तन आदरणीय श्यामपाल सिंह ने कर दिया। मेरे लिए मैंने उन विषयों को छूने का स्पष्ट प्रयास नहीं किया। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।